महोदय, प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे बेहतरीन लाभ मिला है। और पंडित जी, आप तो जिस जनपद से आते हैं आप उसको देखते होंगे, आपने स्पीकर के रूप में भी आप भी जाते थे, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी आप देखते थे, सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में भी देखते थे, और आज तो आपके जिले में माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। माधव बाबू भी आप लोगों के साथ इमरजेंसी में जेल में थे, और उन्होंने उस जिले को एक नाम आगे बढ़ाया था। उनकी स्मृति में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने सिद्धार्थनगर में भी किया है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? कभी नहीं। कोई सोचता था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कि महाराजगंज, कल ही महाराजगंज के पीपीपी मोड पर बने हुए मेडिकल कॉलेज को एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त हुई है? कोई सोचता था कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कभी देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कि अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, यहां कोई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो? कोई सोचता था सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, यानी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे जनपद हैं जिन जनपदों को माना जाता था कि साहब यहां पर व्यक्ति की मौत की कीमत नहीं थी, बीमारियां हर वर्ष उनको निगलती थी। अगर आप उत्तर क्षेत्र को देखेंगे, ये पीछे कुछ लोग थोड़ा ज्यादा वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, पीछे थोड़ा उनको ठीक कर देते। अधिष्ठाता पीछे की तरफ जो लॉबी है उसमें यहां अंदर मान्य सदस्य गण यहां सुन रहे हैं, उनके बाहर कमेंट्री से यहाँ के उसमें मुझे बोले जरा शांत रखें। महोदय, दोनों तरफ देख लें। मैं इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य हुआ, इंसेफ्लाइटिस कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सहारनपुर तक अगर आप जाएंगे, इंसेफ्लाइटिस से 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत इसी सीजन में होती थी, इसी सीजन में होती थी। और ये मरने वाले बच्चे कौन थे? या तो दलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेहतरीन प्रयास किया, भारत सरकार के साथ समन्वय बनाया, आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त। इंसेफ्लाइटिस समाप्त एक मॉडल है दुनिया के लिए। डेंगू वाराणसी से लेकर के बलिया तक, चिकनगुनिया आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, कालाजार बिहार से सटे हुए जनपदों में अपना कहर बरपाता था, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज इस बीमारी को हम लोगों ने वहां पे नियंत्रण करने के साथ आगे बढ़े हैं। हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उसकी स्ट्रेंथनिंग की है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बढ़ाया है, उसमें बेहतरीन प्रयास हुए हैं। लेकिन उसमें और अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, हर अच्छे कार्य में और अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जहां पहले नहीं होता था, हम तो परिणाम दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। हम कुछ भी घोषणाएं करें, अगर रिजल्ट 0 है इसका मतलब हमारा प्रयास बेकार है। लेकिन अगर हमने प्रयास प्रारंभ किया, हमने प्रयास करने के बाद रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रयास सार्थक है, और हमने जो किया है वो सार्थक परिणाम दिया है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और रिजल्ट ओरिएंटेड उस बात को मैं यहां पे सदन में रखा हूं। इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के लिए हमने कार्य किया, कोरोना प्रबंधन का मॉडल हम लोगों ने देश के सामने प्रस्तुत किया। इतनी बड़ी आबादी, और इतनी बड़ी आबादी में हम उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी को बचाने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर इस फील्ड में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरह हम बढ़ सके। सच्चाई क्या थी? आजादी के पहले से लेकर के केजीएमयू 1915 में स्थापित हुआ था, 15-16 में स्थापित हुआ था। बीएचयू 1915-16 में स्थापित, 16-17 में, 1916 में स्थापित हुआ था। और उसके बाद क्रमिक रूप से अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस बने थे। 60 के दशक में 7 मेडिकल कॉलेजेस उस समय बने थे, 7 केवल क्रियाशील हुए थे।
आज स्थिति क्या है? यानी कुल मिलाकर के हम आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक देखेंगे, 16-17 तक कुल 12 मेडिकल कॉलेजेस 1947 से लेकर के 2017 तक स्थापित हुए थे। और आज मैं कह सकता हूं केवल हमारे अब 10 जनपद बचे हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज अभी बना नहीं है। उन 10 जनपदों में भी हम लोग एक नया मॉडल लेके आने जा रहे हैं और उसके तहत हम मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कृत संकल्पित हैं, क्योंकि अच्छा जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है और उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। सरकार इसके प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसको लेकर के हम कार्य करने जा रहे हैं। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। अब देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। इस पे आईपीसी और सीआरपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं जो इस पे लगी हो। 28 ऐसे मामले हैं और ऐसे नहीं कि मामले 17 से 24 के बीच के हों। इस पे पहला अपराध दर्ज हुआ था 89 में, दूसरा है 91 में, तीसरा 91 में, चौथा 91 में, पांचवा 92 में, छठा 90 में, फिर 93 में, फिर 92, फिर इससे पहले 98, इससे पहले 90, इसके बाद 96, 2006, 2008, 2013 में तो आप ही की गवर्नमेंट थी, 2007, 2009, 2008, 2015 में भी आपकी सरकार थी, 2016 में 302 में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है, 302 की भी घटना में शामिल रहा है, 388 की घटना में भी यह व्यक्ति लिप्त रहा है। इसी प्रकार से 2016 में 302 के मामले में व्यक्ति लिप्त रहा है। 2002 में यूपी गुंडा अधिनियम के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसे ही इसके खिलाफ फिर 2002 में भी इसके खिलाफ गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 2017 में यूपी गुंडा एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और फिर 2017 में भी इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली, पिक एंड चूज होता था। क्या ये सच नहीं? आज जिस तहसीलों की आप बात कर रहे हैं, यहां पर भतीजा और चाचा की एंड कंपनी वसूली के निकली थी और लेखपालों की तैनाती उस आधार पर हुई थी। आज तो नहीं है। आज तो हमने 5500 लेखपालों की तैनाती दी है। एक भी जगह कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। जब ये नौजवान जाएंगे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप अंतर बोल देना, पढ़ लीजिए, आप इसके बाद बोल रहे। हाँ, आप बोलेगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा, लेकिन मैं केवल बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये पंचतंत्र की कथा को क्यों दोहराने का काम कर रहे हैं? कभी फिर से पूरी नहीं होने वाली है। याद रखना, हमारी सरकार में मैंने लोक सेवा आयोग के आंकड़े आपको दिए हैं और मैं फिर दावा ठोक करके बोलता हूं, 27% नहीं, हमारी सरकार में जो तैनाती हुई, नियुक्तियां हुई हैं, किसी भी पद पर हुई हैं, SC, ST, OBC कि अगर आप
नियुक्तियों की बात करते हैं, मैं कहता हूं ये 50% नहीं, 60% से अधिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर हुई। 60% से अधिक नियुक्तियां हर एक स्तर पर हमने की हैं और ये सुनिश्चित किया है एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। अगर पिछली सरकारों के डाटा को आप देखेंगे, मैं आपको कुछ यहां पे उपलब्ध भी कराता हूं और मुझे लगता है कि आप लोग एक बार जरूर इन चीजों पर ध्यान देंगे कि ये डाटा वास्तव में चौंकाने वाले होंगे और आप लोगों के ध्यान का आकर्षण का भी माध्यम ये बनना चाहिए। आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए और मान्य सदस्यों की भी जानकारी में सब चीजें होनी चाहिए। जो चीजें सामने आई हैं, अगर आप देखेंगे कि यहां कुछ चर्चाएं बार बार होती हैं। 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल चयन हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,394 का चयन हुआ था। इसमें ओबीसी को जो सीट मिली थी वो मात्र 26.38% मिली थी और एससी की सीट थी वह 21.34% थी और 17 से अब तक कुल चयन हुए हैं। देखिए इनके समय में हुआ था 26,394। सभी मान्य सदस्य नोट कर लेंगे, ये आंकड़े हैं लोक सेवा आयोग के आंकड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के। और ओबीसी को कुल सीट मिली थी इसमें 26.38%। ओबीसी को कुल सीट मिली थी 6,964 और 17 से अब तक जो कुल भर्तियां हुई हैं, ये लोक सेवा आयोग के बता रहा हूं अभी एक का, वह है 46,675, जिसमें ओबीसी को मिली है कुल सीट 38.41%, यानी 26.38 की बजाय उन्हें सीट मिली है 38.41%। और ईडब्ल्यूएस के लोग जो छात्र थे उनको मिला है 3.74% और हमने कुल यहां पे भर्ती की है वह की है 46,675। अब तक हम सफलतापूर्वक यहां पे भर्ती कर चुके हैं। एक भी भर्ती पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता है। यह उत्तर प्रदेश की भर्ती की प्रक्रिया है। 6 लाख भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। 6.5 लाख से अधिक भर्तियों में अब तक पूरी पारदर्शिता के साथ, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नियमों का यहां पे पालन करते हुए इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और अगर मैं आपके सामने रखता हूं कि जो विवादित भर्तियां रही हैं 2012 से लेकर के 17 के बीच में, अवर अभियंता भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, प्रावधिक सहायक भर्ती, राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती, चिकित्सा अधिकारियों के बैकलॉग की भर्ती, यानी ये सभी भर्तियां रही हैं जो सभी विवादित रही हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनको लेकर के बड़ा विवाद हुआ था और उस समय के जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे उनको लेकर के किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई हैं यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा मेरे पास इसका एक वो भी है, पूरा एक अगर आप देखेंगे कि पूरा एक जो है चिट्ठा है, अगर ये चिट्ठा पढ़ना चाहेंगे तो आपको उपलब्ध भी हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि इसमें बहुत समय व्यतीत करने की बजाय हम लोग इन चीजों को थोड़ा देखें एक बार कि कैसे लोग गुमराह करने का काम करते थे और कैसे उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते थे। मुझे लगता है इसमें से सभी माननीय सदस्य इस बात को साक्षी रहे हैं। जो उस समय यहां इस सदन के माननीय सदस्य रहे होंगे, आप तो उस समय स्पीकर ही थे, इसी सदन में गूंजा था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप जिलाधिकारी के पद के लिए चयन हुए थे। 86 में से 56 एक जाति विशेष के लिए भर दिए गए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, बीए 3rd डिवीजन, वह एसडीएम की भर्ती में टॉप कर रहा है।
क्या ये संभव है क्या? ये तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा। और जांच हो रही है, ये जांच हो रही है। मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये तथ्यों को आप विस्मृत नहीं कर सकते। आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की एक कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे। एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहां लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता है तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये तो कुत्ते का बच्चा आप कहां लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वहां भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? कहां गया 1 लाख का बॉन्ड? 1 लाख का बॉन्ड। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। 27 में सपा चट। 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? और मैं तो आप सबसे कहूंगा, एक बार जाइए जनता जनार्दन के सामने, पूछिए उनको कि भाई 1 लाख का हिसाब मांगे इन लोगों से, पैसा गया कहां, कौन खा गया, खाने वाले लोग कौन है 1 लाख का?